सीमा की हाल ही में नई नई शादी हुई थी। वो किचन में अपना काम कर रही होती है। इतने में ही सासू माँ की आवाज आती है, अरे भाई कोई चाय देगा या फिर आज बिना चाय पिए रह जाएंगे। सीमा बोलती है, जी माँ जी अभी लाई। सीमा चाय के साथ साथ पकोड़े भी तल के लाती है। जैसे ही सीमा चाय और पकोड़े अपनी सास को देती है तो सास पकोड़ों को देखकर आग बबूला हो जाती है। बोलती है, तुझे पकोड़े बनाने को किसने कहा था? इतनी महंगाई हो रही है और तुझे पकोड़े खाने की हो रही है। नहीं माँ जी, ये पकोड़े मैंने आपके लिए और दीपक के लिए बनाए हैं, क्योंकि दीपक को अभी किसी काम से बाहर जाना था, तो मैंने सोचा कि भूखे जाएंगे, इससे अच्छा मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। पकोड़े उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये पकोड़े बनाए हैं। इतने में सास चिल्लाते हुए बोलती है, तेरे ससुर जी कितनी मेहनत करते हैं इस घर को चलाने के लिए, और तुम्हें कभी पकोड़े खाने हैं कभी कुछ खाना है, बस दिन भर खर्चा ही कराना है। तेरा पति तो कुछ काम धंधा करता है नहीं, बस यही बोलता रहता है, ये बिजनेस करूंगा और वो बिजनेस करूंगा, बस हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहता है, फ्री का खाना खाता है। ये सब सुनकर सीमा का पति दीपक चुपचाप निराश होकर घर से बाहर चला जाता है। सीमा ये सब देखती है, फिर अपने घर के कामों में लग जाती है और मन ही मन रोने लगती है कि मेरी किस्मत क्या है, सबके लिए अच्छा करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बुराई मिलती है। रात के समय जब दीपक घर आया तो सीमा रो रही थी। उसी समय दीपक ने पूछा कि आंसू क्यों बहा रही हो? तो सीमा ने बोला, आज मैंने तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए तो मम्मी जी ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। तो दीपक बोला, मम्मी ने क्या गलत बोला? तुम्हें भी अकल होनी चाहिए कि इतनी महंगाई में तुम्हें पकोड़े नहीं बनाने चाहिए थे। इतना बोलकर दीपक पलटकर सो जाता है। सीमा भी चुपचाप आंसू बहाते बहाते सो जाती है, लेकिन उसे सारी रात नींद कहाँ आती है। ही कुछ दिन चलता रहा। सीमा ने अपने पति से बोला, मुझे अपने मायके जाना है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। तो दीपक ने बोला, हाँ ठीक है चले जाओ, लेकिन ज्यादा दिन के लिए मत जाना, जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता ही है बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और माताजी बहुत बूढ़ी हो गई है, तो उनसे कोई काम नहीं हो पाता है। अब सीमा अपने मायके जाने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन सीमा अपने मायके को चली जाती है। तो सीमा मायके पहुँचती है। मायके पहुँचकर वो डोरबेल बजा तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। बार बार डोरबेल बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो सीमा बहुत चिंतित हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी दरवाजा खोलती है। भाभी दरवाजा खोलते ही बोलती है, आ गई महारानी, राखी मनाने की इतनी क्या जल्दी थी? राखी का मुहूर्त तो शाम तक था, सुबह सुबह ही आ टपकी। भाभी की ये बात सुनकर सीमा बहुत हैरान और दुखी हो जाती है। क्या ये वही भाभी है जो शादी से पहले मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर ये मुझसे अब ऐसे बात क्यों कर रही है? उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाभी का व्यवहार अचानक ऐसे बदल कैसे गया। अचानक वहाँ एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें घर का सामान पैक कर रखा जाता है। सीमा भाभी से पूछती है, भाभी ये सामान पैक होकर कहाँ जा रहा है और मम्मी पापा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब भाभी बात को घुमाते हुए बोलती है, वो दिन भर घूमते रहते हैं, उन्हें घूमने से फुर्सत मिले तब तो वो यहाँ दिखाई देंगे, पता नहीं बिन बताए 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं आते हैं। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीमा बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके भैया भाभी ने वो मकान बेच दिया है। तभी पड़ोस वाली आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे मम्मी पापा अब यहाँ नहीं रहते हैं, वो तो अब वृद्धाश्रम में रहते हैं। तुम्हारे भैया भाभी ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया है और खुद इस घर को बेचकर वो विदेश सेटल हो रहे हैं। जैसे ही सीमा को पता चलता है उसके माता पिता वृद्धाश्रम में है, तो वो वृद्धाश्रम जाती है, वहाँ अपने माँ बाप से मिलती है। माँ बाप की ये स्थिति देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोकर अपने माँ बाप के गले लगती है। बोलती है, आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? तो उसके माँ बाप बोलते हैं, बेटा अब हमारा उस घर में मन नहीं लगता, अब हम वहाँ रहना नहीं चाहते, हमारे कुछ ही दिन तो बचे हैं, हम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए आज, अब तुम अपने ससुराल जाओ और कभी तुम्हारा मन करे तो हमसे मिलने फिर से यहीं आ जाना। नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तो इतने में उसे याद आता है, उस घर में तो मेरी खुद की कुछ इज्जत नहीं है, तो मैं इनको कहाँ रखूंगी, कहीं माँ जी और दीपक और नाराज न हो जाए। कश्म में वो चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो वो शाम को अपने ससुराल पहुँचती है। जैसे ही वो ससुराल वापस पहुंचती है, उसकी सास को फिर से सुनाने का मौका मिल जाता है, अभी सुबह ही तो गई थी, एक दिन भी नहीं रुका गया तेरे से वहाँ, या फिर तेरे मायके वालों ने तुझे भगा दिया वहाँ से, तू है ही ऐसी, तुझे कोई नहीं रखना चाहता। ये सब सुनकर सीमा चुपचाप और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। सीमा को उसकी सास ने क्या कहा उसे बिल्कुल याद नहीं रहता। उसे तो बस यही ख्याल रहता है कि काश मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास रख पाती। इसी कश्मकश में शाम हो जाती है और दीपक आ जाता है। दीपक को वो चाय पानी देती है। फिर दीपक थोड़ी देर बाद कमरे में आता है तो सीमा अपने घर की सारी बात
बात दीपक को बताती है, लेकिन दीपक बोलता है ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम्हारे भैया भाभी को ये देखना चाहिए, उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलकर वो रेस्ट करने चला जाता है। कश्मकश में सीमा रात भर सो नहीं पाती है कि मेरे माता पिता का क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। सीमा का फिर से मन करता है कि मैं अपने माँ बाप से मिलकर आऊं, तो सीमा एक दिन फिर अपने माँ बाप से मिलने वृद्धाश्रम जाती है। जैसे ही सीमा वृद्धाश्रम पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे वहां पर अपने माँ बाप नहीं दिखाई देते। सीमा को एक आदमी मिलता है, वो बताता है कि तुम्हारे माँ बाप को कोई आदमी ले गया है और तुम्हारे माँ बाप जाते जाते एक पर्ची दे गए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हमारी बेटी आएगी तो उसको ये पर्ची दे देना। सीमा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो पर्ची को खोलकर देखती है। उसमें एक एड्रेस लिखा होता है। सीमा जल्दी जल्दी उस एड्रेस पे पहुंचने की कोशिश करती है और सीमा उस एड्रेस पे पहुंचती है। उस एड्रेस पे पहुंचकर सीमा देखती है वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। जल्दी से वो उस लिखे हुए पते पर पहुंचती है। वो लिखे हुए पते पर जैसे ही पहुंचती है, वहाँ की डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजाते ही एक आदमी बाहर आता है। सीमा उस आदमी को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, उसी के पिताजी होते हैं। अपने पिताजी को देखकर वो एकदम से अपने पिताजी के गले लगती है, बोलती है पिताजी आप यहाँ। तो पिताजी बोलते हैं हाँ हाँ बेटा अंदर आओ पहले। पिताजी उसे अंदर ले जाते हैं। वहाँ अपने माता पिता को देखकर सीमा खुश भी होती है और हैरान भी होती है। तो वो पूछती है पिताजी आप यहाँ कैसे आए। तब उसके पिताजी उसे जो बात बताते हैं, उस बात को सुनकर सीमा बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पिताजी ने बताया जवाई जी वृद्धाश्रम आए थे उन्हें लेने, और उन्होंने ही उनको यहाँ पर इस फ्लैट पर रहने के लिए जगह दी है और खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं और हमारे नाम पर एक एफडी भी कराई है और बोला है कि इस एफडी से हर महीने आपको इतने रुपए मिल जाएंगे कि आपका खर्चा पानी चल जाएगा और मैं और सीमा आपसे मिलने आते रहेंगे। और जवाई जी ने हमें अपनी मजबूरी भी बताई कि पिताजी मैं मजबूर हूँ, मैं आपको अपने घर ले जाना तो चाहता हूँ, पर मैं आपके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे इस वजह से मैं आपको अपने घर नहीं ले जा पा रहा हूँ, और बेहतर यही रहेगा कि आप यहाँ रहें और मैं और सीमा आपको देखने यहाँ आते रहेंगे। ये सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, और वो सोचने लगी कि मैं कितनी गलत थी, मैं दीपक के लिए कितना गलत सोचती थी। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि दीपक कभी मेरे बारे में नहीं सोचते, मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचते, लेकिन दीपक ने तो आज बेटे से भी बढ़कर एक फर्ज निभाया है। अब वो अपने मम्मी पापा से मिलकर अपने ससुराल वापस लौटती है। जैसे ही ससुराल पहुंचती है, थोड़ी देर में दीपक भी आ जाता है। दीपक जब कमरे में आता है तो सीमा उससे लिपटकर रोने लगती है और बोलती है दीपक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी। तुमने तो आज मेरे माँ बाप के लिए वो किया है जो शायद एक बेटा भी आज के जमाने में नहीं कर पाए। सीमा बोलती है बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने ये करा कैसे, हमारे पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, तो तुमने ये सब कैसे किया। तब दीपक बताता है हमारी शादी में जो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ पैसे दिए थे वो मैंने संभाल के रखे थे ताकि हमारे किसी काम आ सके, पर मुझे अभी ऐसा लगा कि इन पैसों की जरूरत तुम्हारे माँ बाप को ज्यादा है, इसीलिए उन पैसों की मैंने तुम्हारे माता पिता के नाम पे एफडी कर दी, ताकि उससे जो पैसा आएगा उससे वो फ्लैट का किराया और अपना खर्चा पानी वो चला सके। और हमारा क्या है, अगर हम दोनों साथ रहे तो हम कुछ न कुछ तो कर लेंगे। ये सब सुनकर सीमा बस दीपक को देखती रहती है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, बस वो दीपक को देखती ही जाती है।